आज का टॉपिक रहेगा मानव में श्वसन की क्रियाविधि। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें निम्न पदों को समझना जरूरी है। पहला पद है श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग। दूसरा है फेफड़ों में गैसों का विनिमय। तीसरा पद है गैसों का परिवहन। चौथा पद है आंतरिक श्वसन तथा पांचवा पद है कोशिकीय श्वसन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग, जिसे हम श्वास लेने की क्रिया या सांस लेने की क्रिया भी कहते हैं। वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुंचाना और फेफड़ों में भरी हुई वायु को, अशुद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालने की घटना को ही हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसे हम यदि सरल शब्दों में कहें तो इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में या ब्रीदिंग की क्रिया में दो चरण आते हैं, इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को निश्वसन या अंतःश्वास, जबकि एक्सपायरेशन को निःश्वसन या उच्छ्वसन भी कहा जाता है। चित्रों के माध्यम से इन दोनों प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इंस्पायरेशन की घटना में वायुमंडल की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, जबकि एक्सपायरेशन की क्रिया में फेफड़ों में भरी हुई वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इंस्पायरेशन की क्रिया में रिब्स अर्थात पसलियों के बीच उपस्थित एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसे हम हिंदी में बाह्य अंतरापरसु पेशियां कहते हैं, ये पेशियां संकुचित होती हैं, जिसके कारण सभी रिब्स ऊपर की ओर उठ जाती हैं और हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जबकि एक्सपायरेशन की क्रिया में रिब्स के बीच उपस्थित इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसे हिंदी में अंतः अंतरापरसु पेशियां कहते हैं, ये पेशियां संकुचित होती हैं और सभी रिब्स नीचे की ओर दब जाती हैं। इंस्पायरेशन की घटना में स्टर्नम, जो कि हमारे वक्ष भाग में ठीक बीच में एक हड्डी होती है, इसे हम हिंदी में उरोस्थी कहते हैं, तो उरोस्थी कुछ आगे व ऊपर की ओर उठती है, जबकि एक्सपायरेशन की घटना में उरोस्थी कुछ पीछे व नीचे की ओर चली जाती है। इंस्पायरेशन के समय हमारे फेफड़ों का वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण बाहरी वायु हमारे फेफड़ों में भर जाती है, जबकि एक्सपायरेशन के समय हमारे फेफड़ों का वायु दाब अधिक हो जाता है और फेफड़ों में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है। अब समझते हैं फेफड़ों में गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। इसे हम बाह्य श्वसन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। फेफड़ों के अंदर वायु की ऑक्सीजन एवं रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एक्सचेंज यानी विनिमय को हम बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। सांस लेने पर ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों के वायु कोष्ठकों, जिसे हम इंग्लिश में एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई में भर जाती है। एल्वोलाई की दीवारें बहुत पतली होती हैं और इसी दीवार के माध्यम से O2 और CO2 के बीच एक्सचेंज होता है। रुधिर की CO2 वायु कोष्ठक में चली जाती है, जबकि वायु कोष्ठक की में उपस्थित ऑक्सीजन रुधिर में आ जाती है। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक अर्थात एल्वोलाई होते हैं। इस प्रकार हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेता है और प्रत्येक सांस में लगभग 500 ml वायु हमारे फेफड़ों में जाती है और इतनी ही वायु बाहर निकलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 6 लीटर वायु फेफड़ों में भरता है। वायु में लगभग 4% ऑक्सीजन होती है, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि प्रति मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। अब समझते हैं गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रुधिर फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक और ऊतक कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ों के वायु कोष्ठकों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को गैसों का परिवहन कहा जाता है। हमारे पूरे शरीर में O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज के बाद उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई किया जाता है, तो इस पूरी घटना को ही हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या गैसों का परिवहन कह सकते हैं।
अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 250 ml ऑक्सीजन रुधिर द्वारा ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। अर्थात रुधिर के 100 ml द्वारा लगभग 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यह परिवहन दो रूपों में होता है। रुधिर प्लाज्मा में घुलित रूप में होता है, जो कि केवल 3% ही होता है, जबकि शेष 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेती है और इसके बाद पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न रूपों में ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे कि सबसे पहले तो प्लाज्मा की ही बात करें तो रुधिर प्लाज्मा में CO2 ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना अधिक घुलनशील होती है और लगभग 7% भाग रुधिर प्लाज्मा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है और इसी रूप में इसका परिवहन हो जाता है। CO2 की कुछ मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और इस रूप में भी इसका परिवहन हो जाता है। लगभग 80 से 85% CO2 सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट्स बनाती है और इस रूप में भी CO2 का परिवहन होता है। अब हम समझेंगे आंतरिक श्वसन। इसे हम ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान भी कह सकते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन। इस प्रक्रिया में रुधिर एवं ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसीय विनिमय होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऊतक कोशिकाओं में तथा ऊतक कोशिकाओं की CO2 रुधिर में आ जाती है। आंतरिक श्वसन के अंतर्गत विभिन्न पद होते हैं, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जिसे हम बोहर प्रभाव भी कह सकते हैं, इसके अलावा हेल्डेन प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव आदि। अब हम आपको पढ़ाएंगे अंतिम चरण कोशिकीय श्वसन अर्थात सेलुलर रेस्पायरेशन। कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बदले में CO2 बाहर निकलती है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रियाओं का नियंत्रण विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स और सह एंजाइमों के द्वारा होता है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में चलती है, जिन्हें हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं।